तो नमस्ते स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में अभी पढ़ लिया। अभी आप लोगों को एक एपी की लेक्चर मिल गई होंगी, पहले ही मिल गया होगा। वो एपी का लास्ट लेक्चर था। ये इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड हो सकता है या फिर लास्ट हो सकता है, अभी वो पता चलेगा कि कितना हम लोगों ने आज पढ़ा है। तो इलेक्ट्रिसिटी का अगर आप लोगों ने पहला लेक्चर देखा है तो दूसरा बिल्कुल बढ़िया से समझ में आएगा, स्मूथली समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज एपी ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग को पढ़ना क्या है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। कल की अगर बात आप लोगों को याद होगी तो हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंस। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है क्या, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में Q। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, देखो पोटेंशियल जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना तो दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। हमेशा दो टर्मिनल्स के बीच में कैलकुलेट करते हैं। अगर ये हमारा फर्स्ट टर्मिनल है और ये हमारा सेकेंड टर्मिनल है तो इनके बीच में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं। अगर पीछे वाला याद होगा तो आपको पता होगा कि हम लोग इन्फिनिटी से लेके चलते हैं, इन्फिनिटी से हॉरिजेंटली लेके चलते हैं। तो यहाँ का कुछ और ही पोटेंशियल आता है और यहाँ का कुछ और ही पोटेंशियल आता है। तो देखो दो जगह के पोटेंशियल के बारे में पता चला। अगर यहाँ पे 10 वोल्ट पोटेंशियल है और यहाँ पे हमारा 15 वोल्ट पोटेंशियल है, इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में कितने का हम लोग का डिफरेंस कितने का है, 5 वोल्ट का डिफरेंस कितने का है, 5 वोल्ट का है। यही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहता है, P फाइनल माइनस P इनिशियल। मतलब फाइनल का पोटेंशियल क्या है और इनिशियल का क्या पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हम लोग इसको पढ़ क्यों रहे हैं। तो एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे 10 वोल्ट है, इसका मतलब क्या है कि ये 10 कूलम चार्ज वाला, मतलब 10 वोल्ट का मतलब क्या है कि अगर 1 कूलम चार्ज है तो उससे वो 1 जूल की एनर्जी करवा पाएगा, 1 जूल की वर्क डन करवा पाएगा। अगर 10 वोल्ट है तो इसका मतलब कि 1 कूलम चार्ज वाले से 1 जूल की एनर्जी करवा पाएगा। इतना समझ में आया। चलो यहाँ का मतलब क्या है कि अगर हमारा 1 जूल का 1 कूलम का अगर चार्ज है तो उससे वो 15 जूल का वर्क डन करवा पाएगा। ये 15 वोल्ट का मतलब है और यहाँ पे ये 10 वोल्ट का मतलब है। अब देखो चार्ज को यहां पर लेके आया, अब बोला कि मेरे को ना और आगे जाना है, मेरे को ये 10 वोल्ट बोलेगा कि मेरे को और आगे जाना है, तो बोलेगा कि ठीक है और आगे जाना ना, तो और मेरे को 5 जूल वर्क करना पड़ेगा इस 1 कूलम चार्ज के साथ, तभी मैं इसको आगे ले जा पाऊंगा। यानी कि चार्ज के मूवमेंट के लिए, फॉर द मूवमेंट ऑफ चार्जेस, there must be a potential difference, तो चार्ज के मूवमेंट के लिए पोटेंशियल का डिफरेंस होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब चार्ज का मूवमेंट क्या हुआ, चार्ज का मूवमेंट करंट ही तो होगा। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि करंट को फ्लो कराने के लिए हम लोग को जो चीज जरूरी है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या हम लोगों ने समझा कि अगर चार्ज को मूव कराना है, इफ वी वांट टू मूव दिस चार्ज देन वी मस्ट हैव अ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। डेल्टा का मतलब होता है, डिफरेंस को डेल्टा से लिखते हैं हम लोग, डेल्टा से हम लोग डिफरेंस को डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तभी चार्ज का मूवमेंट होगा। यानी कि अगर चार्ज मूव कराना है या फिर करंट को जनरेट कराना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, पोटेंशियल का डिफरेंस होना चाहिए। उसके बिना होगा ही नहीं। और हम लोगों ने समझ लिया कि क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो एनर्जी, यहाँ पे 10 जूल एनर्जी लगता, इसको आगे लेके जाना है यानी कि 5 जूल की और एनर्जी चाहिए तभी। अब इसके बाद देखो क्या हुआ ना, ओम्स लॉ हम लोग पढ़ते हैं। ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ क्या है, जब ओम्स ने रिसर्च किया तो उसे पता चला ना कि जितना ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस होगा या फिर जितना ज्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा करंट का डेवलपमेंट होगा। तुम सोचो जैसे यहाँ पे 10 जूल था तो 10 जूल से 15 जूल वर्क, मतलब 10 जूल से 15 पे आना हम लोग का था तो 5 जूल का डिफरेंस आता था। यानी कि इतने ही दूर तक, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग का ये था 10 वोल्ट था तो 10 जूल एनर्जी यहाँ पे खर्च होगी चार्ज को लाने में, 1 कूलम के चार्ज को लाने में। फिर अगर यहाँ पे 15 वोल्ट है
तो इसका मतलब क्या, 15 जूल एनर्जी खर्च होगा 1 कूलम के चार्ज को लेके आने में। तो देखो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो 5 जूल खर्च करके डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर हम थोड़ा सा ज्यादा करें, अगर थोड़ा सा हम इसको ज्यादा करें, कितना पे 25 पे लेके चले जाओ, इसका मतलब क्या है 25 वोल्ट पर अगर हम लोग लेके चले जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि 25 जूल एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी 1 कूलम को लेके। 1 कूलम को लेके 25 जूल की एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 25 यानी कि 15 का डिफरेंस आ रहा है हमारा, 15 जूल पर कूलम का हम लोग को डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब क्या जनरेट होता है कि जितना ज्यादा हम लोग डिफरेंस करेंगे उतना ज्यादा चार्ज हम लोग का मूव करेगा। अभी देखो चार्ज का वर्क डन सिर्फ इतना ही तक हुआ होगा, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इतना ही तक हुआ होगा, लेकिन अब देखो तो अब चार्ज इतना चल गया होगा। इसका मतलब कि चार्ज का मूवमेंट बढ़ रहा है, चार्ज का मूवमेंट बढ़ रहा है। तो चार्ज का मूवमेंट क्या होता है, आई ही तो होता है। तो जितना ज्यादा एनर्जी में डिफरेंस आएगा, जितना ज्यादा एनर्जी में या फिर जितना ज्यादा पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा, उतना ही ज्यादा चार्ज मूव कर रहा है, यानी उतना ही ज्यादा करंट का डेवलपमेंट हो रहा है। अब समझ में आया, यही ओम्स ने बताने की कोशिश की थी अपने लॉ के थ्रू। तो जितना ज्यादा हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा हमारा करंट का फ्लो होगा। यानी कि अगर V 10 कर देंगे तो वो 10 के फैक्टर से भी I बढ़ेगा, 15 करेंगे तो I भी 15 के ही फैक्टर से बढ़ेगा। ये ओम्स लॉ ने बोला कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे 2 बढ़ेगा तो इधर भी 2 के फैक्टर से इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पे 10 होगा तो 10 के फैक्टर से इंक्रीमेंट होगा। यहाँ 5 के फैक्टर से अगर डिप्रिसिएशन होता है, घटता है, तो ये भी 5 के फैक्टर से घटेगा। ये बात समझ में, यही ओम्स लॉ ने बोला। आप लोगों को पता होगा कि अगर किसी भी रिलेशन में प्रोपोर्शनैलिटी अगर हम लोग हटाते हैं, जैसे ये V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था, तो प्रोपोर्शनैलिटी हम लोग हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। तो वो कांस्टेंट क्या होता है, V इज इक्वल टू यहाँ पे R आ जाता है और ये I हो गया। यानी कि ये हम लोग को कांस्टेंट मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, जिसको बोलते हैं क्या है, रेजिस्टेंस। तो एक बात बताओ जरा सा, मैकेनिक्स, मैंने जैसे बोला था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैकेनिक्स दोनों एक दूसरे से, जैसे कि मैंने बात बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैकेनिक्स एक दूसरे के साथ को रिलेशन रखते हैं हमेशा। तो एक बात बताओ, अगर तुम बाइक चला रहे हो तो बाइक जैसे जैसे तुम चलाते हो तो पक्का उसके अंदर उसके जो टायर है उसमें गर्मी प्रोड्यूस होगी, वो गर्म होगा। इसका मतलब कोई पीछे ना चीज हमको खींच रहा है। जब भी अगर मूवमेंट होता है, मान लो ये हमारा रोड हो गया और यहाँ पे हमारी बाइक चल रही है, तो जैसे आगे जाओगे तो पीछे की तरफ भी कोई फोर्स खींचता है। यानी कि हमेशा लाइफ में 2 तरह के फोर्स होते हैं, एक होता है ड्राइविंग फोर्स, और दूसरा होता है अपोजिंग फोर्स। तो देखो तो ड्राइविंग फोर्स जो होता है वो करंट के लिए ड्राइविंग फोर्स कौन है, मतलब जो चार्ज के मूवमेंट के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है हमारा, V है। ठीक है, तो V तो हम लोग को चार्ज को आगे बढ़ा दे रहे हैं, लेकिन जरूर कोई ना कोई जो चार्जेस को अपोज कर रहा होगा, वही जो चीज अपोज करते हैं ना उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर आपको याद हो तो मैकेनिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि कभी भी मूवमेंट होती है, अगर हम लोग की मूवमेंट होगी किसी भी पाथ पर, तो एक जरूर चीज पीछे खींचता है जिसे हम लोग फ्रिक्शन बोलते थे। उसे क्या बोलते थे, फ्रिक्शन, मैकेनिक्स में। वैसे ही अगर चार्जेस की मूवमेंट हो रही है किसी भी वायर में, सपोज हमारे पास एक वायर है, इस वायर में I करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि चार्जेस का मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, और पक्का यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही। अगर ये V1 है तो ये V2 होगा, पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तभी चार्जेस का मूवमेंट होगा, यानी कि तभी करंट का फ्लो होगा। तो अगर इधर करंट फ्लो कर रहा है इस वायर में, तो डेफिनेटली एक इसको पीछे खींच रहा होगा या फिर इसको रेजिस्ट कर रहा होगा R। कौन उसको रोक रहा होगा, वो रेजिस्टेंस। और वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हर केसेस में कांस्टेंट नहीं होता, इसकी भी हम लोग पढ़ेंगे, इसकी भी कहानी होती है, वो कहानी बस तुरंत हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये समझ में आया कि ये R रेजिस्टेंस शो करेगा, तो कुछ ना कुछ रिलेशन यहां पर आते हैं R के साथ भी। तो ओम्स लॉ से बहुत बड़ी चीज क्या मालूम पड़ी हम लोगों को, तो एक चीज ये मालूम पड़ी कि जितना ज्यादा वोल्टेज हम लोग बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ाएंगे हम लोग, उतना ही ज्यादा करंट का यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, बढ़ेगा। दूसरा हम लोग को पता चला कि जब प्रोपोर्शनैलिटी हम लोगों ने हटाया तो एक कांस्टेंट आया जिसे हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, और वो हम लोग को यहाँ पे दिख गया। तो बस अभी जो कहानी हम लोग को पढ़नी है वो रेजिस्टेंस की कहानी पढ़नी है। किसकी कहानी पढ़नी है,
तो देखो रेजिस्टेंस होता क्या है, हर वायर का अपना रेजिस्टेंस होता है। जब हम लोगों ने इसके बारे में हम लोगों ने नहीं, साइंटिस्ट ने जब इसके बारे में पूरा क्या करते हैं डायग्नोज किया इसको, जब रिसर्चेस किया इसके बारे में, तो पता चला ना कि ये जो रेजिस्टेंस है वो 3-4 फंडे पे डिपेंड करता है। किस किस फंडे पे? 3-4 फंडे पे। और देखो मैं सबको फील कराऊंगा। देखो ये जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है लेंथ ऑफ वायर पे। किस चीज पे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ वायर पे। फिर ये जो आर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे मैंने क्या क्या बोला था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा किसी ना किसी वायर का होता है, किसी ना किसी वायर का होता है या फिर कंडक्टिंग मटेरियल का रेजिस्टेंस होता है। मतलब कि जो रेजिस्टेंस है वो किसी ना किसी एक वायर का है। सपोज करो कि ये हमारा एक वायर है, मोस्टली हम लोग को तो वायर सिलेंड्रिकल ही दिखता है। तो अगर ये वायर है तो इसका ये क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन क्या? जहां से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं या फिर जहां से पानी निकल रहा है। तो ये लेंथ हो गया, तो इसके लेंथ पे डिपेंड करेगा और इसके क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा। अब एक बात बताओ, आर एक तरह का अपोजिंग फोर्स की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब आर बढ़ेगा तो आई क्या होगा? घटेगा। सोचो अगर किसी को पीछे खींचोगे तो आगे कम जाएगा, किसी को पीछे खींचोगे तो वो आगे कम जाएगा, या फिर अगर किसी को आगे की तरफ ढकेलोगे तो वो भी आगे बढ़ेगा। तो यानी कि एक दूसरे से ये क्या है? इन डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। ठीक है, तो अब समझो मेरी बात। अगर हम लोग इसको दबाते हैं, बहुत ध्यान से समझना, अगर हम लोग इसको दबाते हैं, इस एरिया को हम लोग दबा देते हैं, उससे कुड़ा के इतना छोटा कर देते हैं, इतना पतला कर देते हैं, तो चार्जेस का फ्लो बढ़ेगा कि घटेगा? चार्जेस का फ्लो डेफिनेटली कि चार्जेस का फ्लो कम हो जाएगा। तो फ्लो ऑफ चार्ज यहां पे क्या होगा? कम हो जाएगा। फ्लो ऑफ चार्ज कम हो गया। तो फ्लो ऑफ चार्ज अगर कम हो गया है हमारा, तो आई क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? आई क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो फ्लो ऑफ चार्ज कम हो गया तो इसका मतलब आई भी कम। आई कम यानी कि जो आगे बढ़ रहा था वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब उसको पीछे ज्यादा खींचा जा रहा होगा। इसका मतलब उसको पीछे ज्यादा खींचा जा रहा है, और पीछे खींचने वाला फोर्स कौन है? रेजिस्टेंस ही तो है, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया को कम करते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वही चीज यहां पर इसे लिखा गया है। वही चीज को इसे यहां पे लिखा गया है। तो R is directly proportional to the length of wire and R is inversely proportional to the area of cross section. Area of cross section. अब उसके बाद भी बहुत, अभी यही कहानी खत्म नहीं हुआ। जब हम लोगों ने प्रोपोर्शनैलिटी खत्म की तो हमने क्या बोला था कि जैसे आपको याद होगा ओम्स लॉ में, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा, ओम्स लॉ में जब प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करते थे तो एक रेजिस्टेंस आता था। तो यहां पे भी सेम क्राइटेरिया फॉलो करेगा। R is proportional to L upon A, लेंथ ऑफ वायर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जब ये प्रोपोर्शनैलिटी खत्म होती है तो एक आ जाता है ये इसको क्या कहते हैं? रो कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? रो कहते हैं। रो का स्पेलिंग शायद रो कहते हैं। हाँ, इसको क्या कहते हैं? रो कहते हैं। ये क्या है भाई? ये एक्चुअली में एक कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है? ये एक तरह का कांस्टेंट होता है। ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे। आप किस तरह का वायर ले रहे हो? कॉपर का वायर ले रहे हो, एल्युमिनियम का वायर ले रहे हो, किस तरह का वायर ले रहे हो, उसके हिसाब से हम लोग का रो का डिफाइन करते हैं, वो डिपेंड करता है। तो इसका मतलब कि रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? एक तो हमारा लेंथ पे कर रहा है, दूसरा हमारा एरिया पे कर रहा है, तीसरा हमारा मटेरियल पे कर रहा है, चौथा भी मैं बताता हूं, चौथा किस पे डिपेंड करता है? वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मैं थोड़ा सा इसको अलग हटके इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट है। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। लेकिन ये कब होता है? सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स के साथ होता है। ये क्या होता है? कंडक्टर्स के साथ। अगर कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है? बढ़ने लगता है। एक होता है, हम लोग को पता ही होगा, सेमीकंडक्टर इसको बोलते हैं। सेमीकंडक्टर में अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो हमारा रेजिस्टेंस जो है वो घटने लगता है। तो ये याद रखना है। हम लोगों ने पढ़ा क्या रेजिस्टेंस में?
चार पढ़ लिया, चारों पे डिपेंड करता है। अब एक जो इंपॉर्टेंट चीज कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना जरूरी है। आप लोग एलॉय के बारे में जानते होंगे, डेफिनेटली आप लोग एलॉय के बारे में जानते होंगे। एलॉय क्या होता है, वो एक तरह का मिक्सचर ही होता है। तो जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं इसका, एलॉय का जब टेम्परेचर हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, तो इसके रेजिस्टेंस में बहुत ही कम फर्क पड़ता है। इसके रेजिस्टेंस में क्या कम फर्क पड़ता है, बहुत ही कम फर्क पड़ता है। लेकिन अगर यही इसका प्योर सब्सटेंस ले लो, जो प्योर कंडक्टर था, वहां पे जब इसको बढ़ाएंगे ना, टेम्परेचर को जब हम लोग बढ़ाएंगे, तो इसका रेजिस्टेंस आसानी से तेजी से बढ़ने लगेगा। तो एक बात बताओ, इसमें जो आर है वो मतलब ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रहा है, ये ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, एकदम हौले हौले बढ़ रहा है, लेकिन कंडक्टर तेजी से बढ़ जा रहा है। तो एक बात बताओ, जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या मतलब कि वो तो कांस्टेंट ही होता है, वो तो खैर बदलेगा नहीं, लेकिन उन दोनों के बीच में कोई ज्यादा का सामने सामने वो रहते हैं। तो इसका मतलब कि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो कम होती है, किससे? एलॉय से। एलॉय से इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है, और इंसुलेटर से इसकी कम होती है। इंसुलेटर ये इनका एक ग्राफ है, किसका? तो रेजिस्टिविटी का। इसको रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। और ये मटेरियल पर डिपेंड करता है, इसको रो बोलते हैं हम लोग। ये हम लोग समझे किसके बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में। ये होगी हमारी रेजिस्टिविटी के बारे में। याद रखना, रेजिस्टिविटी कभी ना घटेगा ना बढ़ेगा, किसी शेप पे डिपेंड नहीं करता है, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, और ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। आर हम लोग का डिपेंड करता है लेंथ पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और उसके बाद किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो आर घट बढ़ सकता है। कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। दो फॉर्मूला पढ़ा रेजिस्टेंस को लेके, एक पढ़ा क्या, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, और एक पढ़ा हम लोगों ने R इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं और आते भी हैं। एक बात बताओ, R के बारे में क्या पता चल रहा है? R को अगर हम लोग लिख सकते हैं V अपॉन में आई लिख सकते हैं क्या? V अपॉन में आई, यानी कि आप लोग को एक ग्राफ देखो, मान लो V और I का अगर हम लोग ग्राफ लेते हैं, तो अगर ऐसे हमारा गया, मान लो यहाँ पे 1 एम्पियर करंट था, ठीक है, और यहाँ पे 1 वोल्ट हमारा पोटेंशियल था, यहाँ पे 2 आया, और यहाँ पे हमारा फिर से 2 वोल्ट आया। तो ये जो आपको पता ना कि ये थीटा हुआ, tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा होता क्या है, ये वाला चीज, यानी कि V अपॉन में ये वाला चीज, यानी कि I। इसको हम लोग स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? स्लोप बोलते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि स्लोप ऑफ V और I क्या मिलता है, तो देखो, तो V और I का स्लोप क्या मिल रहा है, रेजिस्टेंस ही तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ V एंड I गिव्स द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हमेशा क्या मिलेगा, उससे हम लोग को रेजिस्टेंस ही मिलेगा, ठीक है। ये स्लोप हम लोग को मिलता है। तो दो फॉर्मूला जो कि हम लोग को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, एक V इज इक्वल टू आई आर, और दूसरा हेल्प करेगा R इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। आपको तो हमारा क्वेश्चन ये कहता है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये बोले कि रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल ऑफ लेंथ 1 मीटर, एल दिया हुआ है 1 मीटर, इज 26 ओम, और आर दे रखा हुआ वो है 26 ओम दिया हुआ है। टेम्परेचर एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, देखो टेम्परेचर यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, इसका मतलब टेम्परेचर के घटने बढ़ने से फर्क पड़ता है, और हम लोगों ने क्या पढ़ा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। लेकिन इस सवाल में ऐसा कुछ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है नहीं। और बोला इफ द डायमीटर ऑफ वायर 0.3 mm, तो डायमीटर जो है वो वायर का, डी ऑफ वायर 0.3 mm दिया हुआ मिलीमीटर है। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर, हम लोग को रो बताना है। यहाँ पे हम लोग को बताना क्या है, रो। एक बात बताओ, आर दे दिया हुआ है, डी दे दिया हुआ है, एल दे दिया हुआ है। डी का करने का क्या, डी एक्चुअली में है क्या, डी को अगर आप 3/10 लिख सकते हो ना, 3/10 लिख सकते हो ना,
तो आर निकालो, आर क्या हो गया डी अपॉन में 3/20। तो हमारा एक ऐसा वायर जिसका लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, क्रॉस सेक्शन का यहाँ पे दे दिया हुआ है रेडियस। तो ये देखो तो एरिया इसका कैसा होगा, ये तो सर्कल ही है ना, एक तरह से सर्कल ही है ना, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर हमारा आ गया। सब चीज हम लोग को पता है, ए पता है, एल पता है, आर पता है, रो बताना है। तो रो क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू आर इंटू में एल अपॉन आर इंटू में एल, आर इंटू में ए अपॉन में एल। आर की वैल्यू पुट करो, आर क्या हो गया 26, ए क्या होगा पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 गुना में आर क्या है 3/20, 3/20 और एल क्या है हम लोगों का, एल है हमारा 1 मीटर, 1 मीटर। लेकिन एक बात बताओ कि क्या कहानी यहीं पे खत्म हो गई, नहीं खत्म हुई। ऐसा यूनिट जब मैंने बताया था तो आपको याद होगा कि ऐसा यूनिट में हमेशा लेंथ मीटर में होता है, एरिया हमारा मीटर स्क्वायर में होता है। लेकिन देखो तो क्या आर हम लोग का 3/20 मिलीमीटर है, ये किसमें है मिलीमीटर में। तो पहले तो हम लोग इसको मीटर में चेंज करेंगे। तो मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, आर इज इक्वल टू 3/20 इंटू में 10⁻³ मीटर। ये वाला फैक्टर यहां पर आएगा, ये वाला फैक्टर यहां पे उतरेगा। कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। तो मैं -6 ही लिख दे रहा हूं क्योंकि 2 बार आएगा तो -6। अब देखो ये मीटर स्क्वायर, यहाँ पे ये ओम लेके आया था अपने साथ। अब देखो तो ये कट के क्या हम लोग को ओम मीटर दे देगा, ओम मीटर दे देगा। और यही तो रेजिस्टिविटी का क्या होता है यूनिट होता है, यही रेजिस्टिविटी का हमारा यूनिट होता है। तो हम लोग ओम अब लिख सकते हैं। मैं पहले ही यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि इसमें हम लोगों ने काम कर दिया। तो देखो ये 13 इंटू में 11 इंटू में 3 3 9 हुआ अपॉन में 7 इंटू 10⁻⁸ हो गया। ये 99 गुना में 13 13 गुना में 99 अपॉन में 7 इंटू में 10⁻⁸ वो मीटर हुआ। ये अप्रॉक्स आ जाएगा 1.686 इंटू 10⁻⁶ ओम मीटर। ये कैलकुलेशन आप कर लेना, मेरे को याद है तो मैंने लिख दिया। बस बुक है, मैं उस बुक से आपको बताता हूँ। देखो एक लिखा हुआ क्या, पीस ऑफ वायर इज रीड्रॉन बाय पुलिंग इट। रीड्रॉन का मतलब क्या होता है कि उसको दूसरे शेप में बदल दिया गया है। कैसे करके, पुल करके। तो अगर तुम उसे पुल करोगे, खींचोगे, किसी भी चीज को खींचोगे तो वो बढ़ेगा। तो वही बोल रहे हैं, ये रो एल अपॉन में ए, ये हमारा आर होता है। तो बोल रहा है कि पहले क्या था रेजिस्टेंस, जब ये रेजिस्टेंस था, आर रेजिस्टेंस था, तो उस वायर का लेंथ क्या था भाई, एल था। उस वायर का लेंथ क्या था, एल था। और एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो ए था। जब इसको आगे खींचा गया, बोल रहा है खींच के डबल कर दिए, खींच के क्या कर दिया हम लोगों ने, डबल कर दिया। यानी कि अब लेंथ इसका क्या हो गया, 2L हो गया। लेंथ क्या हो गया, 2L हो गया। ठीक है, लेंथ 2L हो गया। तो एरिया में क्या फर्क पड़ा होगा, डेफिनेटली से पड़ा होगा। अगर आप किसी भी रबड़ को खींचो तो उसके थिकनेस में भी कम पड़ता है, फर्क पड़ता है ना थिकनेस में भी। हाँ, तो थिकनेस में जो फर्क पड़ा है तो उसका एरिया क्या हो गया होगा, ए अपॉन में 2 हो गया। तो बताओ, तो लेंथ बदल गया, एरिया बदल गया, तो पक्का ही इसके रेजिस्टेंस में भी फर्क आया होगा। तो सपोज कीजिए वो रेजिस्टेंस क्या था, आर डैश। हमसे सवाल में पूछ रहा है, हमसे सवाल में पूछ क्या रहा है भाई कि कंपेयर द न्यू रेजिस्टेंस विद द ओल्डर वन। ओल्डर वन के साथ क्या इसका फर्क पड़ा होगा, वो देखो। आर डैश हम लोग यहां पे लिखते हैं। ये कॉन्सेप्चुअल इसलिए क्योंकि देखो रो में फर्क नहीं पड़ रहा है, रो में फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो तो मटेरियल का चीज होता है। फर्क कहां पे पड़ रहा है, लेंथ में। लेंथ हमारा ट्वाइस हो जा रहा है और एरिया क्या हो जा रहा है, वो आधा हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि लंबा होगा तो थिकनेस भी उसका कम होगा, डायमीटर भी उसका कम होगा। तो ए हो गया, आर डैश इज इक्वल टू रो, ये 2 ऊपर गया तो ये बन गया 4L/A। अगर 4 और हम लोग बाहर निकाल लेते हैं तो ये हो गया रो L/A। और यही तो हमारा आर था, दिस इज आवर आर। सो आर डैश अपॉन आर क्या होगा, आर डैश अपॉन आर क्या हुआ होगा, इस वाले आर को नीचे लेके आ जाते हैं तो 4 अपॉन में। यानी कि अगर हम लोग लेंथ 2 बढ़ाते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस में कितना फर्क पड़ जा रहा है, 4 टाइम्स फर्क पड़ जा रहा है। ये बात समझ में आई या नहीं आई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये नया क्वेश्चन इस वाले के सेटअप पे हमारा क्वेश्चन है कि एक सिंपल सर्किट है जिसका कि पोटेंशियल मतलब एक बैटरी है
बैटरी में उसका पोटेंशियल दिया हुआ है क्या, बैटरी है तो उसका पोटेंशियल दिया हुआ है 24 वोल्ट। रेजिस्टर जो है वो रेजिस्टर कितने का है, रेजिस्टेंस क्या है भाई, 60 ओम का रेजिस्टेंस है। हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट बी, सर्किट में करंट क्या होगा वो देखते हैं हम लोग। तो देखो V इज इक्वल टू आई आर, सिंपल सी बात है, बैटरी है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इसने मैनेज किया है तभी ये बैटरी है और वो 24 वोल्ट का दे रहा है पोटेंशियल। तो यहां पे V हम लोग लगाएंगे, तो V है 24 और उसके बाद हमारा I ऐसे ही छोड़ दो, R कितना है भाई 60 ओम है, R क्या है 60 ओम है। सो I इज इक्वल टू 24 बटे में 60, 12 दूनी का 24, ये 5 यानी कि 2/5 यानी कि 0.4 एम्पीयर का करंट इसमें फ्लो कर रहा है। ये इसी तरह के सिंपल क्वेश्चन आते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी में ही आपको मिल जाएगा, मेरे पास क्वेश्चन है मैं वो आपको पढ़ के बताता हूँ। देखो एक बोला कि एक पीस ऑफ वायर था जिसका रेजिस्टेंस R है, तो पीस ऑफ वायर है इसका रेजिस्टेंस क्या है R है, R है तो डेफिनेटली इसका कुछ लेंथ होगा और डेफिनेटली इसका कुछ एरिया होगा और एरिया भी होगा और मटेरियल है तो उसका रो भी होगा। तो सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया कि हाँ ये चीज होगा। अब क्या बोला कि इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, ये जो था इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, ऐसा कुछ लेंथ था। अब इसको 5 पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट और 5 पार्ट, 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। यानी कि ये वाला चीज बन गया होगा L/5, ये वाला बन गया होगा L/5, ये बन गया होगा L/5 और ऐसे भी ये सब बन गए होंगे। These parts are then connected in parallel, इनको क्या कर दिया हम लोगों ने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। मैंने अभी रेजिस्टर्स की कॉम्बिनेशन के बारे में नहीं बताया, लेकिन फिर भी हम लोग इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे और तब पता करेंगे कि आखिर में सिचुएशन क्या है। तो देखो इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया, यानी कि एक इधर आ गया छोटा सा, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया और फिर इधर आ गया। अब क्या बोलता है, पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R डैश, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका R डैश है, इसका मतलब क्या, इन पांचों को मिला के जो रेजिस्टेंस आएगा वो R इक्विवेलेंट है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, रेशियो बताइए, R/R डैश का रेशियो बताइए। सवाल जरा समझना, अभी बिल्कुल मत सोचो कि हम लोगों ने पैरेलल कॉम्बिनेशन ये तो पढ़ा नहीं तो फिर ये सवाल क्यों बना रहे हैं, लेकिन जरा सोचो, ये अगर हमारा तार है, यहाँ पे ये हमारा तार है, तो इसका एक एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि जो चार्जेस होंगे या फिर पानी जो होगा वो ऐसे चलते 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 यहाँ पे आके गिर गया होगा, यहाँ पे आके गिर गया होगा। अब इसको जब हम लोगों ने काट दिया तो लेंथ क्या बन गया, L/5, लेंथ क्या बन गया, L/5 बन गया। यहाँ पे भी L/5, यहाँ पे भी L/5, यहाँ पे भी सबके साथ L/5 ही है, ठीक है। एरिया में बताओ, एरिया में क्या फर्क आया होगा, एरिया में ये जो एरिया था इन सब का अब अपने आप ज्यादा पानी निकालेंगे। अब ये भी निकालेगा A, ये भी निकालेगा A, ये भी निकालेगा A और ये भी क्या निकालेगा A। तो सबके सब क्या A निकालते चलेंगे। इस वाले का रेजिस्टेंस बताइए, इस वाले का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखो R इज इक्वल टू रो L/5 अपॉन में एरिया क्या हुआ होगा, एरिया में क्या फर्क पड़ा है, एक सिंगल की मैं बात कर रहा हूं, L/5 इसका क्या होगा एरिया, वही का वही है क्या, एरिया में फर्क पड़ा है, देखो एरिया में फर्क नहीं पड़ा है। तो हमारा R क्या हो गया, बड़ा वाला R/5, ये इसको R डैश बोल दो, हाँ R डैश बोल दो, ये सबको इक्विवेलेंट हम लोग ले लेते हैं, R इक्विवेलेंट। ये एक का हम लोग को निकल गया कि R/5 होगा। ऐसे कितने हैं, 5 लोग हैं, ऐसे कितने हैं 5 लोग हैं। तो एक बात बताओ, जब हम लोग का सब सेम रहता है तो अपॉन 5 हो गया क्या, ये R इक्विवेलेंट हमारा, अगर R इक्विवेलेंट निकालना होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, R डैश अपॉन में 5, यानी कि R बटे में 25। हम लोग को क्या बताना है, R अपॉन में R इक्विवेलेंट ही तो बताना था, R अपॉन R इक्विवेलेंट, यानी कि ये 25 ऊपर गया और ये नीचे 1 है, यानी कि 25:1 का रेशियो आएगा। तो देखिए हम लोगों ने कॉम्बिनेशन पढ़ा भी नहीं और इस तरह के सवाल को भी पढ़ लिया। तो समझना क्या, विजुलाइज क्या करना है, अगर हमारा वायर कटता है पार्ट्स में, अगर हमारा वायर पार्ट्स में कटता है तो उसके लेंथ पे फर्क आएगा और साथ साथ उसके एरिया पे फर्क आएगा।
लेकिन यहाँ पे तो फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर स्ट्रेच कर रहे थे तो एरिया में फर्क आ रहा है, लेकिन सिंपल से हम लोगों ने उसको काट दिया तो एरिया तो वही का वही, पानी अभी भी उतना ही निकाल रहा है जितना यहां से निकाल रहा था। लेकिन हाँ ये हो गया कि पांचों अपना अब अलग अलग पानी निकालेंगे। ठीक है, ये रेजिस्टेंस की इसकी बात है। हम लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में बहुत सारी कहानी पढ़ ली। अब जो पढ़ना है हम लोग को इम्पोर्टेंट वो समझते हैं, वो अब डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी भी सर्किट में चार्ज कैसे फ्लो करता है, करंट कैसे फ्लो करता है, और किसी भी सर्किट को वोल्टेज किस तरीके से प्रोवाइड कराया जाता है। अगर एक बैटरी हम लोगों ने लगा दिया जिसका कोई सर्टेन ईएमएफ है तो वो किस तरह से उस वोल्टेज को प्रोवाइड करवाएगा अपने सर्किट में, ये हम लोग देखना है। सर्किट एक्चुअली में होता क्या है, देखो सर्किट क्या कॉम्बिनेशन है एक रेजिस्टर का। रेजिस्टर इस तरह से दिखता है। रेजिस्टर क्या होता है यार, वैसे सब्सटेंस जिसकी रेजिस्टिविटी थोड़ी कम होती है उसको हम लोग रेजिस्टर बोलते हैं। ये रेजिस्टर इस तरह से दिखेगा, मेरे को बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और उसके बाद एक वोल्ट मीटर होता है ऐसा। वोल्ट मीटर क्या होता है भाई, तो वोल्ट मीटर हमेशा वोल्टेज को मेजर करता है। इसे हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग रखते हैं, वो मैं बताऊंगा क्यों पैरेलल में रखते हैं। तो ये वोल्ट मीटर ऐसा दिखता है, ये हमारा आर्म मीटर ऐसा दिखता है, बल्ब कुछ इस तरीके का दिखेगा बल्ब, ठीक है। स्विचेस इस तरह के दिखते हैं स्विच, ये क्लोज्ड स्विच है। ओपन स्विच रहेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि करंट हमेशा कैसे फ्लो करता है, एक लूप में फ्लो करता है। लूप रहेगा तभी, अगर लूप कहीं से भी कट गया तो करंट फ्लो नहीं करेगा। और क्या हो जाते हैं, रेजिस्टेंस हो गया, ये हो गया। हाँ बैटरी कुछ इस तरह से दिखेगा, बैटरी एक बड़ी डंडी तो ये हायर पोटेंशियल और ये छोटी डंडी तो लोअर पोटेंशियल। इस तरह का होता है हमारा डायग्राम, और इन्हीं सबको जोड़ जाड़ के एक सर्किट बनता है। तो सर्किट के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान गए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज हमेशा दो टर्मिनल्स के बीच में जाता है। हमेशा कैसे जाएगा, दो टर्मिनल्स के बीच में वोल्टेज क्या होता है, हमेशा जाता है। अगर ये देखो यहां पे एक रेजिस्टर हम लोगों ने कर दिया, तीन रेजिस्टर यहां पे दिख रहा है। यहां पे ये वोल्टेज है, वोल्टेज है, वोल्टेज है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे करंट का फ्लो होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। और हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि अगर पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में करंट भी मूव करता है, और नेगेटिव चार्ज की अपोजिट डायरेक्शन में करंट का मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे अगर हमारा रेजिस्टेंस है कुछ भी R1 R2 ये R3, तो होगा क्या, वोल्टेज जो होगा वो अगर यहां से गया तो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। वोल्टेज इज ऑलवेज सेम वोल्टेज थ्रू टू टर्मिनल्स। दो टर्मिनल्स के बीच में वोल्टेज हमेशा सेम होता है। बार बार मैं बता रहा हूं कि अगर देखो यहां से गया तो इसको और इसको, इन दोनों के बीच में कितना भी डिवाइस जोड़ दो, एक रेजिस्टर जोड़ दो, एक बल्ब जोड़ दो और कुछ भी जोड़ दो, तो उनका वोल्टेज क्या होगा, हमेशा उन सबके पास वोल्टेज हमेशा बराबर जाएगा, क्योंकि दो टर्मिनल्स के बीच में वोल्टेज हमेशा क्या होता है, सेम होता है। लेकिन जरा यहां का केस देखो, एक यहां पे रेजिस्टर आया, दूसरा रेजिस्टर आया, तीसरा रेजिस्टर आया, और यहां पे मान के चलो एक बल्ब आ गया। तो जब यहां से वोल्टेज गया होगा V वोल्टेज, तो वो क्या गया, इसके पास कुछ अलग देगा V1, यहां पे कुछ अलग देगा। क्यों, क्योंकि दो टर्मिनल्स हैं, दो टर्मिनल्स के बीच में वोल्टेज अलग। फिर यहां पे दो टर्मिनल्स हैं, फिर यहां पे दूसरा वोल्टेज, फिर यहां पे दो टर्मिनल्स हैं तो यहां पे दूसरा वोल्टेज, फिर यहां पे तो यहां पे वोल्टेज। यानी कि अगर हम लोगों का वोल्टेज टर्मिनल दो है तो हम लोग का वोल्टेज सेम गया, अगर टर्मिनल बदल रहा है तो वोल्टेज हम लोग का क्या होगा, बदलते जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको बात समझ में आई है तो आप बोलिए, बिल्कुल समझ में, अच्छी बात है। लेकिन एक बात बताओ, तो ये वाला V1 ऐड करो, ये वाला V1 ऐड करो, ये वाला V1 ऐड करो और ये वाला V1 ऐड करो, ये सबके सब क्या होंगे, इसी से तो बन के आए होंगे, ये सबके सब इसी से तो बन के आएंगे। तो इसमें कुछ ज्यादा हम लोग को घबराने वाली बात नहीं है। चलिए अब हम लोग थोड़ा करंट के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग देखते हैं। वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया, दो टर्मिनल्स के बीच में हमेशा वोल्टेज क्या होंगे, सेम होंगे। करंट का थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं।
अच्छा, करंट है क्या यार? करंट को हम लोगों ने बोला था एक पानी की तरह। देखो पाइप कैसे होता है, पाइप हमेशा अगर जाएगा सीधा तो वो हमेशा सेम जाएगा। मान लो अगर ऐसा पाइप है हमारा, तो यहाँ पे भी आई ही पानी जा रहा है, यहाँ पे भी हमारा आई ही जाएगा, यहाँ पे भी हमारा आई ही जाएगा। तो वैसे ही अगर ये रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, ये रजिस्टर यहाँ पे लगा है, ये रजिस्टर यहाँ पे लगा है, तो अगर इधर से हमारा आई करंट जा रहा है तो इससे भी आई ही होके क्या होगा, इससे भी आई ही होके जाएगा और इससे भी आई ही होके जाएगा। यानी कि करंट जो है वो स्प्लिट नहीं होता है। कब? सीरीज में। सीरीज मतलब क्या? सीधा। तो सीरीज में क्या होता है? करंट नॉट स्प्लिटेड। सीरीज में जो होते हैं वो करंट स्प्लिट नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, वो सेम रहते हैं, यूनिफॉर्म रहते हैं। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो हमारा आई होगा वो सेम होगा। लेकिन जरा देखो, ये मैं लगाता हूं यहां पे, एक ये बनाने से पहले मेरे को एक बात बता दूं, यहां का वोल्टेज क्या होगा? ये सेम होगा। वोल्टेज यहां का क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, वोल्टेज इनका क्या होगा? सेम होगा। लेकिन करंट देखो, आई तो करंट यहां पे आया होगा, तो पानी अगर इधर से जाती है तो एक इधर के नलके में गया, एक इधर के नलके में गया, एक उधर के नलके में गया, तो बट जाती है ना, वो क्या हो जाता है? बट जाता। तो करंट भी मैंने जैसे बोला था फ्लूइड के हिसाब से लेंगे, वो भी बट जाएगा। इधर आ जाएगा I1, इधर जाएगा I2, इधर जाएगा I3। तो इसका मतलब क्या है कि करंट कहां बट रहा है? करंट हमेशा पैरेलल में बट रहा है। करंट हमेशा पैरेलल में बट रहा है, लेकिन सीरीज में सेम हो रहा है। वोल्टेज क्या हो रहा है? वोल्टेज हमेशा पैरेलल में सेम रहता है, लेकिन सीरीज में बट जाता है। दोनों एक दूसरे के उल्टा चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल चल रहे हैं ना। अब मैं बताता हूं कि क्यों वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, और एम मीटर को क्यों हम लोग सर्किट में सीरीज में जोड़ते हैं, वो ध्यान देना। बहुत मस्त बात अब फील हुआ होगा। बात जो मैं बताना चाह रहा हूं वो अब जाके फील हुई होगी। इसलिए मैंने उस समय नहीं बताया था कि क्यों वोल्ट मीटर और आम मीटर, उतना मैंने उसमें ध्यान नहीं दिया था। अब देखो तो करंट हमारा इधर से गया, एक बल्ब था, फिर यहाँ पे कुछ और डिवाइस लग गया, फलाना डिवाइस लग गया है, चलो ना ये आम मीटर लग गया। तो देखो तो एक सर्किट यहाँ पे दिखाई, ये वोल्टेज है, ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, यहां से करंट निकला। जब करंट हमारा निकलेगा तो इधर से भी आई गया होगा, इसके साथ भी आई गया होगा, इसके साथ भी आई गया होगा। तो आम मीटर को अगर सीरीज में जोड़ते हैं तभी तो हम लोग को एग्जैक्ट मेजरमेंट देगा, एग्जैक्ट मेजरमेंट तभी तो देगा। और अब बात आते हैं कि वोल्ट मीटर की बात करते हैं, ये हमारा आम मीटर है। अब वोल्ट मीटर की बात करते हैं। वोल्ट मीटर में मैं छोटा ही सा बनाता हूं। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखो तो करंट यहाँ पे क्या होगा? करंट सेम है, लेकिन वोल्टेज यहाँ गया तो यहाँ कुछ और दे रहा है V1, यहाँ पे कुछ और वोल्टेज देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल्स बदल जाएंगे, एक ये टर्मिनल, एक ये टर्मिनल, एक ये टर्मिनल और एक ये टर्मिनल। तो टर्मिनल्स बदल जा रहे हैं, तो क्या करना उचित रहेगा? अगर इसको हम लोग पैरेलल में वोल्ट मीटर को जोड़ देंगे तभी तो हमारा जो मेजरमेंट है वो हमको एग्जैक्ट देगा। इसीलिए हम लोग वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में ऐड करते हैं और आम मीटर को हमेशा हम लोग सीरीज में ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि करंट सीरीज में स्प्लिट नहीं करता है और वोल्टेज पैरेलल में स्प्लिट नहीं करता है। इसीलिए हम लोग को एग्जैक्ट अगर मेजरमेंट चाहिए तो वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल में ऐड करेंगे और आम मीटर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग मैंने बताया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इस तरह से होता है, यही चीज एक्चुअली में हम लोग को वो जो कॉन्सेप्ट होता है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, उसके बारे में पता चलता है। तो मैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को यहां पे बाइफरकेट करके बता देता हूं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। अच्छा, रेजिस्टर होता क्या है यार? जिसकी लो रेजिस्टिविटी होगी, थोड़ी कम रेजिस्टिविटी होगी, उस डिवाइसेस को हम लोग रेजिस्टर बोलते हैं। ये एक तरह का डिवाइस होता है, छोटा, आपको दिखेगा भी सर्किट में या फिर कहीं पे भी आपको दिख जाएगा। वो एक्चुअली में एक डिवाइस होती है जिसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है, वो घटा बढ़ा सकते हैं आप उसके ऊपर। उसका भी एक अपना फिक्स रेजिस्टिविटी होगी, जैसे मैंने बताया कि वो कम होती है, इसलिए इसको रेजिस्टर बोलते हैं। तो देखो इसका कॉम्बिनेशन दो तरीके से,
मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग दो तरीके से देखते हैं। एक हम लोग पार्लेल देखते हैं, पार्लेल का स्पेलिंग गलत है, पार्लेल में, और एक हमारा सीरीज में। तो देखो पार्लेल में कनेक्ट करो, वोल्टेज है, एक बैटरी कनेक्ट किया हम लोगों ने, इसका एक अपना ईएमएफ होगा। मैं ईएमएफ पे ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं, चलो ना वी ईएमएफ है, ठीक है। चलो ये इनका आर अभी तो सब सेम है, आर ही होगा, बाद में हम लोग समझेंगे। मन कर रहा है तो चलो R1 और R2 लिख देते हैं, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। करंट यहां से क्या होगा, I। अच्छा ये बताओ तो, जब करंट यहां से गया तो इधर जाके ये बट गया होगा I1 में। इस सर्किट को बढ़िया से देखो, इधर गया होगा तो I1 में बट गया, इधर गया तो I2 में, और इधर गया होगा तो I3 में, I3 में बट गया होगा। तो एक बात बताओ, I क्या है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस में I3। ये चीज हुआ होगा क्या, और यही तीनों आखिर यहाँ पे जाके फिर से आके क्या I ही तो बन गए होंगे, ये तीनों आके फिर एक जगह मिलके I ही बन गए होंगे, बिल्कुल बन गए होंगे, कोई इसमें चिंता की बात नहीं है। ये I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस में I3। अब एक बात बताओ, हम लोग जो ये R इक्विवेलेंट निकालते हैं ये है क्या, R इक्विवेलेंट पूरे सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस होता है ना, उसी को R इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो R इक्विवेलेंट अगर पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है तो करंट हमारा क्या होगा, ये जो I है वो इस ईएमएफ के थ्रू जो प्रोवाइड कराया हुआ टोटल करंट है वो है। V क्या हो गया, V हमारा पोटेंशियल हो गया, टोटल पोटेंशियल, समझ में आया। चलो अब आप R इक्विवेलेंट होता है, वो R इक्विवेलेंट क्या है, इस टोटल सर्किट का जो रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस, वही तो R इक्विवेलेंट है, ठीक। तो ये जब R इक्विवेलेंट आएगा तो इसके साथ करंट जो होगा वो टोटल ही करंट आएगा, इसके साथ वोल्टेज होगा वो भी टोटल ही वोल्टेज आएगा। तो एक बार देखो, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो I हमारा क्या हो जाएगा, V अपॉन में R होगा ना। चलो ये चीज यहां पे करते हैं हम लोग। V है हमारा टोटल, ईएमएफ हमारा हो गया वोल्टेज V, R हमारा क्या होगा, R इक्विवेलेंट, कोई दिक्कत नहीं। अब I1 की बात करो, I1 इधर से गुजरा होगा, तो I1 जब गुजरा होगा तो इनका वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पे एक टर्मिनल, यहाँ पे एक टर्मिनल, तो दो टर्मिनल्स के बीच में वोल्टेज क्या सेम, जो ये वही ये, यहाँ पे भी ये, यहाँ पे भी ये, यानी कि ये तीनों में क्या गया होगा, सेम गया होगा, क्योंकि ये पार्लेल है, और पार्लेल में वोल्टेज पे फर्क नहीं पड़ता है, वो सेम होता है। तो V अपॉन में R1 प्लस में V अपॉन में R2 प्लस में V अपॉन में R3। मेरा मन कर रहा है कि मैं V को कॉमन निकालूं। V को कॉमन जब निकाला तो यहाँ पे बचा 1 अपॉन में R1 प्लस में 1 अपॉन में R2 प्लस में 1 अपॉन में R3। अब देखो यहां पे जरा हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा जगह का कमी है तो मैनेज इट। तो देखो ये V कट गया होगा, यानी कि 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस में 1 अपॉन में R2 प्लस में 1 अपॉन में R3। क्या यही फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है क्या, कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में पार्लल में ये होता है। आप लोग को फॉर्मूला नहीं रटना है, कॉन्सेप्ट रखना है। क्या है कॉन्सेप्ट, देखो फॉर्मूला काम नहीं आएगा हर जगह, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो तुमको सिर्फ और सिर्फ ये कॉन्सेप्ट ही काम आएगा। कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि अगर पार्लल में कोई भी सर्किट जुड़ा हुआ है, सर्किट का कोई भी इंस्ट्रूमेंट जुड़ा हुआ है, चाहे रजिस्टर हो, चाहे हम लोग का बल्ब हो, चाहे कोई हीटर हो, कुछ भी हो, या कोई क्वाइल हो, अगर हम लोग का पार्लल में जुड़ा हुआ है तो उसका जो करेंट होगा वो अलग अलग होगा, लेकिन वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। अगर सीरीज में जुड़ा है तो उसका वोल्टेज अलग अलग होगा, लेकिन करंट क्या होगा, सेम होगा। ये कैसे हम लोग याद रखेंगे, तो अगर पाइप में से पानी जाता है उसके हिसाब से सोच लो। पाइप में से पानी जाता है तो ये पाइप में अगर पानी जा रहा है तो हर जगह पानी क्या जा रहा है, सेम जा रहा है। लेकिन अगर दो लगा दो इस तरह से, तो इस पाइप से पानी निकला और इस पाइप से अगर पानी, एक मिनट देखो, इस पाइप से पानी निकला होगा तो ये पानी क्या कर गया, बट जाएगा, ये एक इस वाले में जाएगा और दूसरा इस वाले में जाएगा, फिर इवेंचुअली क्या होगा, ये आगे जाके एक साथ मिलके निकल जाएंगे। इसी तरह से हमारा काम करता है करंट भी, जैसा पानी काम कर रहा है वैसा ही हमारा करंट भी काम करेगा। तो ये पार्लल का हो गया। अब सीरीज की हम लोग समझते हैं।
तो सीरीज की बात करते हैं। सीरीज हो गया कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये हमारा R1, ये हमारा R2, ये हमारा R3, ये भी जुड़ा होगा किसी न किसी एक बैटरी से ही जुड़ा होगा। यहां से आई निकला। अब इसमें ये है बात कि ये जो आई होगा वो थोरली क्या होगा, हर जगह क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे भी आई, यहाँ पे भी आई, ठीक है। ये तो वोल्टेज है, लेकिन वोल्टेज अलग अलग क्या होगा। यहाँ पे V1 वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पे V2 वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पे V3 वोल्टेज क्या होगा। ये जो V1, V2, V3 है, ये सब मिलके किससे आएगा, V से तो आएगा। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस में V2 प्लस में V3। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या? क्या कॉन्सेप्ट था कि V जो है वो अब हर जगह क्या होगा, बट गया होगा, स्प्लिट हो गया होगा। थोड़ा V1 को यहाँ पे दे देगा, R1 को दे देगा V1, R2 को दे देगा V2, R3 को दे देगा V3, और पूरे जो खाली जगह है वहां पे हमेशा कैसा चलेगा, V चलेगा। यानी कि यही चीज इन तीनों में स्प्लिट हो गया होगा, ठीक है। देखो इस ये पूरे V के लिए I तो I ही है, ये R क्या है हम लोग का, R इक्विवेलेंट है, यानी कि टोटल का जो रेजिस्टेंस है वो है। V1 क्या है, I इंटू में R1 है, ये I इंटू में R2 है, और ये I इंटू में R3 है। हम लोगों ने I जब कॉमन निकाला तो बचा क्या, R1 प्लस में R2 प्लस में R3। ये देखो I कट गया तो R इक्विवेलेंट क्या आ गया हमारे लिए, R1 प्लस में R2 प्लस में R3। इस तरह से कोई दिक्कत नहीं। होता क्या है कि अगर हमारा R1, R2, R3 सब के सब सेम है, किसके, R के इक्वल है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये सीरीज के लिए है। सीरीज के लिए क्या हो जाएगा, अगर n रजिस्टर को जोड़ा गया है, नंबर ऑफ रजिस्टर कितने हैं, यानी कि ये R1 हो गया, फिर बीच में यहाँ पे थे कुछ, ये R2 था, बीच में कुछ थे, और ये Rn तक गया है, तो हमारा नंबर ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, n है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टर्स कितने हैं, n ठो हैं, और सब के सब R1, R2, R3 और ऐसे से करके बटे हुए, और सब के सब सेम है, तो R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस R, ये कितने n टर्म्स तक, तो ये एक्चुअली में n इंटू में R हो जाएगा, ये सीरीज के लिए। अगर हम लोग का पैरेलल होगा तो, अगर हमारा पैरेलल होगा तो क्या होगा, R इक्विवेलेंट, देखो 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट, 1 अपॉन में R प्लस में 1 अपॉन में R प्लस में 1 अपॉन में R, ऐसे करते करते n तक गया होगा, ठीक है। तो 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट यहाँ पे लिख दिया, ये R कॉमन लिया तो 1 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में करते करते n तक गया। 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, सबको ऐड किया तो n बचा, और यहाँ पे R हो गया, सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R अपॉन में n। हाँ, ये भले ही फॉर्मूले जो हैं वो आप इसको रट सकते हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये पैरेलल के लिए, ये सीरीज के लिए। क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, R1 को 2 ओम, R2 को 4 और 6, 4 और 6। अब जरा सा इस सवाल को देखो, और सवाल देख के घबराओ मत बिल्कुल भी। पहली बात ये है कि हर जगह अलग अलग केसेस दिया हुआ है, एक ये केस है, एक ये केस है, और एक ये केस है। यानी कि यहाँ पे R1 कुछ है, यहाँ पे R2 कुछ है, यहाँ पे R1 कुछ है, यहाँ पे R2 कुछ है, यहाँ पे R3। पहला का देखो, मैंने इसलिए बोला था ना कि आप फॉर्मूला मत रटो, क्योंकि वो जो दिख रहा था ना पैरेलल वाला या फिर सीरीज वाला, वैसा फिगर बहुत ही कम चांसेस में आपको दिखेगा। फिगर कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब ये आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा कि कौन सा पैरेलल है और कौन सा हम लोग का सीरीज है। तो देखो पैरेलल में होता क्या है, पैरेलल में हमारा करंट बट जाता है। पैरेलल में क्या होता है, करंट बट जाता है। तो देखो कहां पे करंट बट रहा है, फर्स्ट वाले में देखो, फर्स्ट वाले में आई यहां से निकला होगा, जगह अलग अलग केसेस दिया हुआ है, एक ये केस है, एक ये केस है, और एक ये केस है। यानी कि यहाँ पे R1 कुछ है, यहाँ पे R2 कुछ है, यहाँ पे R1 कुछ है, यहाँ पे R2 कुछ है, यहाँ पे R3। पहला का देखो, मैंने इसलिए बोला था ना कि आप फॉर्मूला मत रटो, क्योंकि वो जो दिख रहा था ना पैरेलल वाला या फिर सीरीज वाला, वैसा फिगर बहुत ही कम चांसेस में आपको दिखेगा। फिगर कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब ये आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा कि कौन सा पैरेलल है और कौन सा हम लोग का सीरीज है। तो देखो पैरेलल में होता क्या है, पैरेलल में हमारा करंट बट जाता है।
पैरेलल में क्या होता है, करंट बट जाता है। तो देखो कहां पे करंट बट रहा है, फर्स्ट वाले में देखो, फर्स्ट वाले में आई यहां से निकला होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से आई निकला होगा। जब आई निकला होगा तो देखो, तो ये मैं फिगर बड़ा बनाता हूं, देखो जब हमारा आई यहां से निकला होगा तो ये आई यहां पर पहुंच के, इस टर्मिनल पे पहुंच के बोला होगा कि इधर आई1 को भेज देता हूं और इधर आई2 को भेज देता हूं। तो देखने से क्या लगा, करंट कब बढ़ता है, जब पैरेलल होता है। यानी कि यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, पैरेलल होना। ये R1 यहाँ पे 2 ओम है और ये हम लोग का R2 यहाँ पे 4 ओम है। ये क्या होता है भाई, 1/2 प्लस में 1/4। ये सॉल्व करो तो ये कितना हो गया, 4, 2 प्लस में 1। सो R इक्विवेलेंट यहाँ पर क्या हो गया भाई, 4/3। R इक्विवेलेंट क्या हो गया, 4/3। ये बात समझ में आई या नहीं आई, ये 2 1 3 हो गया और 3 करके यहाँ पे हम लोग का ये I1 के इक्वल नहीं है, ये I1 इधर जा रहा है, ये इसके इक्वल है, ये 4/3। क्योंकि ये R इक्विवेलेंट ऐसे आता था ना, तो इसको हम लोगों ने उल्टा लिया तो 4/3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अगर इधर से हमारा करंट निकला होगा I, तो ये आई इसके पास गया होगा, फिर घूम के इसके पास गया होगा, फिर घूम के इसके पास गया होगा। यानी कि आई बटा नहीं है। और आई कब नहीं बढ़ता है, जब सेम कब रहता है, जब वो सीरीज में हो। तो सिंपल सा, ये तो सीरीज का सवाल हो गया। तो आर इक्विवेलेंट में सीरीज में क्या करते हैं, सबको तो ऐड कर देते हैं। R1 कितना है, 2 ओम, R3 कितना है, 4 ओम, और सॉरी R2 4 ओम और R3 कितना है, 6। तो 6 4 10 12 ओम हो गया। बहुत आसान, इस तरह से पहचानेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ होगा, करंट यहाँ से आई निकला होगा। आई निकलने के बाद इस टर्मिनल पे करंट बोला होगा कि इधर I1 भेज देता हूं मैं और इधर I2 भेज देता हूं। इसका मतलब ये कैसा सर्किट है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। और पैरेलल का सिंपल से क्या फंडा होता है, 1/2 प्लस में 1/4। सिंपल, 4/3 इसके पीछे वाला जो किए थे हम लोग, सेम कहानी। तो कोई दिक्कत नहीं, इसी तरह के अगर आपको फिगर्स दिए रहेंगे तो कोई डर लगेगा नहीं। एक और इससे बढ़िया भी क्वेश्चन देखते हैं। एक ये सवाल देखो आप, इस सवाल में आपको दिख रहा होगा कि एक यहाँ पे रेजिस्टर, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और एक यहाँ पे लगा हुआ है हमारा बैटरी, और बैटरी तो नहीं, सेल बोलेंगे हम लोग। और यहाँ पे हमारा एक आर्म मीटर है। हमसे ये सवाल पूछता है कि आर्म मीटर में क्या रीडिंग आएगा, आर्म मीटर में रीडिंग क्या आएगा। एक बात बताओ, आर्म मीटर में कुछ भी रीडिंग आएगा वो होगा क्या, ये जो पूरा सर्किट होगा, क्योंकि देखो ये आई निकला होगा क्या, इस वोल्टेज से तुरंत आई निकल गया होगा, इस वोल्टेज से तुरंत ही तो आई निकल गया होगा ना, यहां से इधर से ये आई गया होगा, तो इस वोल्टेज से तुरंत निकला, इधर से भी हमारा आई निकला होगा, डायरेक्शन अलग होगा। तो ये जो निकला होगा वही तो इसको बताएगा। ये कैसे हम लोग पता करेंगे, आई V = IR। तो V तो हम लोग को पता है 2, लेकिन R का पता है क्या, R तो R इक्विवेलेंट होगा ना, यहां से हम लोग को I पता चलेगा। तो चलो R इक्विवेलेंट निकालते हैं। अब बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि ये सब के सब जो हैं वो पैरेलल में एडेड है, वो सब के सब किस चीज में एडेड है, पैरेलल में एडेड है। और पैरेलल का तो सिंपल सा होता है, R इक्विवेलेंट = R/n। अगर सेम रजिस्टर होगा तो सब सेम, तो 4/1 कर दिया, 4/4 कर दिया तो 1 ओम आ गया, 1 ओम आ गया। तो यहाँ पे हमारा ये 2 वोल्ट था, ये हमारा 1 ओम है, यानी कि आई की वैल्यू क्या आ गई, 1 एम्पीयर। बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आपको जैसे मैंने बताया उस हिसाब से अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, तो जैसे मैंने आपको बताया होगा उस हिसाब से अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप वो गलती नहीं करोगे। देखो हम लोग को यही तो पता करना है ना, आई ही पता करना है। तो जरा सा देखो, जब ये आई यहां से निकला होगा, जब ये आई यहां से निकला होगा, यहां पे निकला तो इसके थ्रू भी आई गया है, बिल्कुल सही, इसके थ्रू भी आई गया है। लेकिन यहां पे जब पहुंचा होगा तो इधर गया होगा हमारा I1 और इधर गया होगा हमारा I2। यानी कि ये जो बटा है वो पैरेलल में है और ये भी इधर बटा, यानी कि ये पैरेलल में है। यानी कि ये जो एक ये और ये तीनों के तीनों किस चीज में एडेड है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये किस चीज में एडेड है, पैरेलल में। क्योंकि देखो यहाँ पे भी करंट जाके बढ़ गया होगा I3 में और यहाँ पे जाके I4 में बढ़ गया होगा। तो करंट जहां बढ़ता है वो पैरेलल में। इसका मतलब इस फिगर को हम लोग थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करके इस तरह से लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे ये लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
दो हो गया और उस वाले को भी ऊपर लगा दिया। इस तरह से हमारा फिगर होगा क्या, और सबके सबका सेम ही है, आर आर आर। क्लियर? तो इसका मतलब इन सबको सीरीज, ये सब जो पार्लर में, इन सबको पहले इनका आर इक्विवेलेंट निकालता हूं, ये वाले इसका आर इक्विवेलेंट निकालता हूं। तो देखो ये हमारा आर इक्विवेलेंट हो गया इन तीनों को मिला के। फिर यहां पे हमारा ऐसा सर्किट था, ठीक है, ये आर इक्विवेलेंट, यहां पे आर। ये आर इक्विवेलेंट होगा क्या, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, 4R/N आर इक्विवेलेंट अगर पार्लर रहेगा तो। आर कितना हमारा 4 है, आर 4 है, तो ये हो गया 4/3। यहां की बात आ गई 4/3। अच्छा अब क्या फंडा है, इन दोनों का फंडा देखो, आई यहां से निकला, अब तो आई बटेगा नहीं, इधर भी आई, इधर भी आई, इधर भी आई, सब जगह आई। आई कब से हमें रहता है, जब सीरीज हो, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, सीरीज में है। तो अब टोटल जो आर इक्विवेलेंट निकला वो क्या हुआ होगा, 4/3 प्लस में 4, ये कितना हो गया, 12 4 16, 16/3 ओम। आर इक्विवेलेंट निकल गया क्या, 16/3 ओम। तो इन सबको सॉल्व करके हमारा आर इक्विवेलेंट क्या निकला, 16/3 ओम। तो अब बताओ तो ए को क्या रीडिंग मिली होगी, आर है हमारा आर इक्विवेलेंट 16/3 ओम, वोल्टेज है हमारा 2 वोल्ट। तो V = IR होता है ना, I ही तो बताना है, तो I = V/R। V है हमारा 2, R है हमारा 16/3। तो ये 3 ऊपर जाएगा तो 2 × 3/16, ये कट के हो गया 8। सो I जो है 3/8 एम्पियर होगा, और यही रीडिंग आम मीटर को भी मिलेगा। तो हमारा जो आंसर है वो मिल गया, नहीं मिल रहा है, छोड़ दो ब्लैक वाला, तो वो 3/8 एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं। आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये बिल्कुल डराने वाला क्वेश्चन, ये बस इसको थोड़ा सा हेक्टिक बना दिया गया है, बड़ा बना दिया गया, बस इसीलिए आपको लग रहा है कि अरे बाप बड़ा डरने वाला चीज है। ये बिल्कुल डरने वाला बात नहीं है। फिर से वही चीज हम लोग क्या करेंगे, एक बार करंट को चला के देख लेते हैं। करंट चला लेंगे तो पता चल जाएगा ना कि हम लोग का कौन सा किस चीज में है। वैसे देखने से भी लग रहा है कि यहाँ पे 2 टर्मिनल है, यानी कि इन दोनों का वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। वैसे चलो लगा के देखो, करंट यहां से बहा आई, यहाँ पे भी गया आई, ये आई इधर जाके स्प्लिट हो गया होगा, इधर I1 में, और इधर जाके ये I2 में। ये I1 थ्रू आउट चलते गया होगा यहां तक, और ये भी I2 थ्रू आउट चलते गया होगा यहां तक I2। इसका मतलब कि ये सीरीज में है, ये सीरीज में है। सीरीज को ऐड सिंपल सा कर देते हैं, तो हमारा ये देखो 1 2 3 ओम बन गया सीरीज में। चलो फिर ये भी सीरीज में, तो 1 2 3, ये भी 3 ओम बन गया होगा। बढ़िया। अभी भी बैटरी यहाँ पे लगा हुआ है। अब बता तो, ये तो सिंपल पार्लेल वाली बात होगी ना, ये तो सिंपल क्या हो गया, पार्लेल वाला बात हो गया। तब आर इक्विवेलेंट हम लोग नहीं बता सकते। आर इक्विवेलेंट क्या, ये देखो तो ये दोनों सेम है, और कितना है, नंबर कितना है, 2 है। तो आर इक्विवेलेंट हमारा क्या आ गया, 1.5 ओम। तो इस तरह के आसान क्वेश्चन होते हैं, कोई ज्यादा नहीं। सिंपल करना क्या है, अगर आपको किसी भी ऐसे बड़े से सर्किट में डर लग रहा है तो आप सिंपल से करंट चला के दिखा दो। वहां पे करंट चल जाएगा तो पता चल जाएगा कि अगर करंट हमारा बढ़ रहा है तो वो हमारा पैरेलल होगा। करंट यूनिफॉर्म है, इसका मतलब वो हमारा कनेक्शन कैसा है, सीरीज है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। यानी कि अगर इधर से ये आई गया होगा तो ये I1 इधर बटा, और इधर ये जाके I2 बट गया। तो बताओ तो पोटेंशियल इन दोनों का सेम, यानी कि I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। ये दोनों सेम क्या, चलो बहुत अच्छी बात है। तो इसको मैं पहले किनारे कहीं लिख देता हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, जो डेरिवेशन में काम आएगी। I1 R1 और I2 R2। देखो I है क्या एक्चुअली में, I1 प्लस में I2, यही तो है। चलो अब हम लोग जरा इसकी बात करते हैं। ये हमारा जो आया है, देखो I1 को और I2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये I1 जो है इसको हम लोग ये I2 अपॉन R2 बाई में R1 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलो यहाँ पे पुट करते हैं, I2 R2 अपॉन R1 प्लस में I2।
देखो ये I2 मैं कॉमन ले लेता हूँ, ये I2 क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो I2 जब मैंने कॉमन लिया तो इधर क्या बच गया आप लोग का, R2 अपॉन में R1 प्लस में 1, यानी कि ये I2 इज इक्वल टू R2 प्लस में R1 अपॉन में R1। ये चीज आया, ये I की इक्वल है ना। बताओ ये I की क्या है, इक्वल है। यानी कि इससे हम लोग को क्या पता चला, अगर मेरे को I2 पता करना होगा, क्या पता करना होगा, I2 किसके टर्म्स में, किसके टर्म्स में पता करना है, I के टर्म्स में, क्योंकि V है तो I पता चल जाएगा, फंडामेंटली हम लोग को पता चल जाएगा। और रेजिस्टेंस के बारे में पता करना है, यानी कि हम लोग को एक तरफ में रेजिस्टेंस इधर दिया हुआ है, एक तरफ में रेजिस्टेंस इधर दिया हुआ है, और हम लोग को टोटल करंट दिया है, तो ऊपर वाले में कितना करंट जाएगा ये पता करना है। तो सिंपल सा ये वाला हम लोग टर्म लगा लेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अगर I2 रहेगा तो ध्यान दो कैसे हम लोग इसको समझेंगे। अगर यहाँ पे I2 है तो यहाँ पे R1 आएगा। नीचे की बात तो कहानी सेम ही है ना, नीचे की कहानी हमेशा क्या रह रही है, सेम रह रही है। तो देखो अगर ये मैनर यहाँ पे फॉलो कर रहा है तो सेम I1 के साथ भी फॉलो करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं और थोड़े बड़े अक्षरों में मैं लिखता हूं। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ सके होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूं। कि अगर देखो ये तो हम लोग को पता रहेगा फंडामेंटली, ये पता रहेगा, ये पता रहेगा और ये पता रहेगा। हमें क्या पता करना है कि I1 उस ऊपर में कितना गया है, तो I1 पता करना है ना। तो फॉर्मूला हम लोग का क्या था, यहाँ पे तो I पता है ही, I1 पता करना है तो I2 R2 रख दो और नीचे तो इन दोनों का समेशन रहेगा। बढ़िया, चलो अगर I2 पता करना है तो I तो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे R1 आ जाएगा, R1 प्लस R। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही इसको इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट कर रही है। तो एक आप चीज देख रहे हो कि जो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि I कहाँ स्प्लिट कर रहा है, V कहाँ स्प्लिट कर रहा है, उसी के हिसाब से एक्चुअली में डेरिवेट करके सारे फॉर्मूलेज आता है, सारा फॉर्मूला जितना था वही आ रहा है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं पहले। ये सवाल हम लोग का है, अच्छा ये क्वेश्चन है। इसमें देखो पूछा ना कि 2 के पास क्या करंट जाएगा, 2 के पास कितना करंट जाएगा, इस 2 के पास कितना करंट जाएगा, इस 4 ओम वाले रेजिस्टर के पास कितना जाएगा, इसके पास कितना जाएगा और इसमें कितना रीडिंग आएगा। पांचों सवाल समझ गए, मतलब जितने भी तुमको चीज दिख रही हैं इंस्ट्रूमेंट्स, उन सब में कितना जाएगा। ये हमारा एक बैटरी है, जब बहुत सारे सेल्स को जोड़ते हैं तो हमारा एक बैटरी बन जाता है। तो ये देखो 6 वोल्ट की बैटरी है। तो बताओ पहले तो ये बताओ ये किस चीज में है, I हमारा यहां से गया करंट, इधर तक I ही गया होगा और यहाँ पे ये बट गया होगा I1 में, ये हमारा I2 में बट गया होगा, फिर इधर जाके ये I ही आ गया, फिर इधर से होते हुए I ही गया है। यानी कि ये दोनों पैरेलल हैं, ये सीरीज है, ये सीरीज है। तो पहले करंट अगर निकालना है तो इन सब का इक्विवेलेंट निकालो कि टोटल रेजिस्टेंस कितना शो करेगा। तो इधर ये हम लोग का 2 शो कर ही रहा है, ये दोनों मिलके क्या बने होंगे, 4 ओम ऊपर 4 ओम नीचे, तो ये 4/2 क्या होता है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R अपॉन N। अगर सेम हो तो ये है ना, ये हमारे लोग का कितना दे रहा है, 2 ओम दे रहा है। और जब हम लोगों ने इन दोनों को एक बना दिया तो ये एक्चुअली में एक सीरीज बन गया होगा क्या, तो सीरीज बन गया तो चलो सबको ऐड कर दो। तो देखो 2 + 2 + 2 ये कितना हो गया, 6 वोल्ट, 6 ओम, सॉरी 6 ओम, 6 ओम टोटल रेजिस्टेंस। तो V इज इक्वल टू IR, तो V अपॉन में R, यही तो हमारा I होता है। V कितना है, 6 वोल्ट, R कितना है, 6 ओम। तो यानी कि हम लोग का 1 एम्पियर आ गया, यानी कि यहाँ पे हम लोग को कितना, 1 एम्पियर का करंट देखने को मिलेगा। अब बात आ जाती है कि इन सब रेजिस्टेंस में कितना करंट देखने को मिलेगा। अब इन सब रेजिस्टेंस में कितना करंट देखने को मिलेगा, तो आप देखो यहां से तो I ही निकला, I यहीं पे गया होगा, यानी कि 2 ओम वाले के साथ हम लोग को करंट कितना देखने को मिला होगा, I, और I कितना आया है, 1 एम्पियर। चलो ये गया, यहाँ पे भी I ही आया है, यानी कि फिर से 2 एम्पियर वाले पे कितना गया होगा, 1 एम्पियर। 2 ओम वाले पे कितना गया होगा, 1 एम्पियर। बात आ जाती है इन पे क्या गया होगा, इन पे क्या गया होगा। तो देखो ये I इस पे बट गया, सिंपल सा जो हम लोगों ने पीछे फॉर्मूला पढ़ा है वो देखो, I1 इज इक्वल टू टोटल करंट, I1 है तो यहाँ पे R2 आएगा और R1 प्लस में R2। बढ़िया, चलो I हम लोग लगाओ,
I1 1 एम्पियर था, ठीक है। R2 कितना है 4 और नीचे कितना है ये 4 4 8 हो गया, सेम है, सेम हो गया। तो ये 0.5 एम्पियर का यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। आपको देखने से लग रहा होगा कि I2 क्या होगा, I2 भी सेम ही होगा। पूछो क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे भी सेम ही बटेंगे, तो I2 भी क्या हो जाएगा हमारा 0.5 है। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था कि किसके थ्रू कितना वोल्टेज, कितना करंट जा रहा है वो हम लोग पता करेंगे। अच्छा, वोल्टेज भी अलग अलग पहुंचा होगा, सबके पास अलग अलग गया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का टर्मिनल कुछ है, यहाँ का टर्मिनल कुछ है, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज गया होगा जरा सोचो। यहाँ पे देखो ये I 1 एम्पियर है, ये 2 है, तो V = IR होता है ना, ठीक है। तो ये 1 इंटू में ये कितना है 2, तो यहाँ पे 2 वोल्ट गया होगा। फिर V बटा यहाँ पे 2 वोल्ट चला गया, यहाँ पे 2 गया होगा, तो यहाँ पे कितना गया होगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे भी 2 वोल्ट गया होगा। यहाँ पे कितना गया होगा, एक बात बताओ, 2 तो इधर खर्च हो गया, 2 इधर खर्च हो गया, तो इन सब में कितना गया होगा, इन सब में मिला के 2 वोल्ट ही गया होगा, ठीक है। और यहाँ पे टर्मिनल कितना है, सेम टर्मिनल में आ जा रहे हैं, तो यानी कि 2 वोल्ट ऊपर भी 2 वोल्ट नीचे भी। नहीं यकीन आता है तो आप देखो करंट हमारा कितना गया भाई साहब, इस वाले में IR करंट गया, यानी कि 0.5 इंटू में 4, यानी कि ये 2 हो गया, 2 वोल्ट। 2 वोल्ट ऊपर तो 2 वोल्ट नीचे, 2 वोल्ट ऊपर तो 2 वोल्ट नीचे। ये बहुत बढ़िया सवाल मैं बोल सकता हूँ, बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और आपको चमका भी होगा बहुत। लेक्चर पूरी तरह से ओम्स लॉ पे था, और उसके बाद वोल्टेज, करंट, इन सब के जितने भी फेनोमेनन थे उन सबको हम लोग ने समझा। आज हमारा रेजिस्टेंस खत्म, मतलब एक बोलो कि इलेक्ट्रिसिटी का हम लोगों ने 70 to 80% पोर्शन खत्म कर लिया है। जितने भी हम लोग के न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो इन्हीं सब कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं, इससे बाहर का न्यूमेरिकल नहीं आता है। जितने न्यूमेरिकल्स है वो सारे बनाओ, जो क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में पूछो, क्वेरी है जो भी है उसको पूछो। अगर आप किस स्पेसिफिक बुक से बनाते हो तो उस बुक का नाम लो और पेज नंबर मेरे को बताओ, मैं उसके सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। ये पूरा का पूरा खत्म, कल थोड़ा सा हीटिंग इफेक्ट बच जाएगा।